हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, सबका नाम बाद में आप तक पहुंच भी जाएगा। हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, सबका बहुत बहुत स्वागत और सबका अभिनंदन। आज ये पहला मौका है जब पूरे भारतवर्ष के लोगों की भावना के अनुरूप हरियाणा के साथियों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं राजनीतिज्ञों से, उसके अनुरूप अपना भारत मोर्चा जो 25 तारीख को गठित किया गया, उसके बाद मैं सिरसा पहुंचा हूं। मैं सब साथियों का आभारी भी हूं इस बात के लिए कि हमेशा सिरसा के चाहे जनमानस हो, चाहे यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान हो, छत्तीस बिरादरी और मीडिया ने भी हमेशा पूरा सहयोग, समर्थन अपना हमेशा दिया है। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन भी, क्योंकि आपके पास फीडबैक भी आता है, वो सब मुझे भी और हमारे ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जो अपना भारत मोर्चा है, इसको सब साथियों का सहयोग मिलेगा। हालात आप देख ही रहे हैं कि इस मोर्चे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मोर्चे की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सरकार का काम है, लोगों को राहत देना, लोगों की मदद करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना, वो सरकार नहीं कर पा रही है। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। ज्ञान, विज्ञान और संविधान के ऊपर जो आधारित सरकार चलनी चाहिए थी, ना वो संविधान को मानते हैं, ना वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, और ज्ञान तो उनको है ही नहीं। अगर ज्ञान होता तो आज देश की इस तरीके के हालत नहीं होते। ना आर्थिक पॉलिसी उनकी ठीक है, ना कृषि पॉलिसी उनकी ठीक है, ना विदेश नीति ठीक है। मोर्चों पे आप देख रहे हैं, बाहर सारे बॉर्डर जितने भी हैं, चारों तरफ से, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, छोटे छोटे और जो मुल्क जो हमारे से मदद लेते थे, हमारा सहारा लेकर के आगे बढ़े थे, नेपाल जैसे राष्ट्र, आज वो भी देश की तरफ घुरा करके जो है देखना उन्होंने शुरू कर दिया। पीछे चुप करवा दो भाई। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोगों की भावना के अनुरूप ये मोर्चा काम करेगा आने वाले समय में, और एक मजबूत जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो विपक्ष है वो भी मृत प्राय है, और खुद कांग्रेस जन इस बात को मानते भी हैं अब तो कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। और कमज़ोर जो हो जाता है, जैसे ये कमज़ोर इम्यूनिटी थी जिनको, उनको कोरोना ने पकड़ लिया, बहुत से लोग उसकी चपेट में भी आ गए। तो वैसे ही जब कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जब कमज़ोर होता है तो सबसे पहले वही चपेट में आता है। और इन्हीं बातों को लेकर के हमेशा हमने उस समय लड़ाई भी लड़ी थी। उस बात को तो छोड़े, अब तो पॉजिटिव नोट के साथ किस तरीके से हम इस मोर्चे को और व्यापक बना सकते हैं, देश के हर वर्ग की आवाज़ बना सकते हैं, ये हमारा आने वाले समय में ध्येय रहेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मोर्चे में जिस तरीके से, चाहे वो उत्तर पूर्व हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तरी भारत की बात करें, हर जगह से, पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात है, सब जगह से रोज़ मेरे पास फ़ोन आते हैं कि बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने करी, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम जाए कहाँ। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ है, बीजेपी से साठगांठ करके वो पुराने जो उनके काले कारनामे हैं उसकी वजह से वो बोलता नहीं है। सरकार हमारी सुनती नहीं है। अगर सरकार सुनती तो आज करीबन 95 दिन से जो हमारे किसान का मेरा वर्ग आज बॉर्डर के ऊपर बैठा है, उसको इस तरीके से बैठना नहीं पड़ता। तो सारा चीज़ों का राजनीतिक जो वर्तमान हालात हैं उसको देखते हुए ये मोर्चा गठन किया गया। और हमारी हमेशा से ये पहले भी प्राथमिकता रही कि
जो साधारण परिवार के लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, गैर राजनीतिक जिनकी पृष्ठभूमि है, लेकिन देश के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, उसमें युवक हो, युवतियाँ हो, अलग अलग क्षेत्र के लोग, धर्म के लोग, क्योंकि ये तो समूह है। भारतवर्ष की सुंदरता यही है कि यहाँ विविधता के अंदर एकता है, लेकिन आज बहुत सी ताकतें उस विविधता की एकता को खंडित करना चाहते हैं, जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर देश को विभाजित करना चाहते हैं। और भी बहुत से जो भी वो साम दाम दंड भेद लगा करके कर सकते हैं, वो करने में लगे हुए हैं। इसलिए लोगों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाकर के ये देश बचेगा। और उसी लिए ये अपना भारत मोर्चा, अपना भारत, ये सबका भारत है और इसको बचाने के लिए इसलिए सबको आगे आना पड़ेगा। यही हम लोगों ने आह्वान किया है। अब धीरे धीरे हम पूरे देश के अंदर इस मोर्चे का जो हमारा विस्तार है उसको करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। क्या प्रारूप होगा, कैसे होगा, ये और लोगों के साथ अभी चिंतन मंथन हम लोगों को करना है। लेकिन मोर्चे में जगह जगह से अब चुनावी राज्य हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ निश्चित तौर पर प्राथमिकता रहेगी। मैं भी जाऊँगा, हमारे साथी भी जाएंगे। और साथ साथ क्योंकि हरियाणा हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ सिरसा और पूरे हरियाणा ने राजनीतिक तौर पर मुझे भी और हमारे बहुत से साथियों को सबल बनाया है, मजबूत किया है, तो ये तो हमारी हमेशा प्राथमिकता में रहेगा ही रहेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक टीका लगवाया है कोरोना का, और राजनीतिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पहले देखते हैं कि कहाँ चुनाव है, उसके अनुरूप वो अपना भेष, लिबास, अपनी दाढ़ी, वो सब लोग वो बढ़ाते हैं ताकि इसका किस तरीके से माइलेज मिल सके। आज भी उन्होंने वही किया। आसाम में है तो आसाम का गमछा पहना, केरल और पौंडीचेरी की नर्स को बुलाया गया, उनसे टीका लगवाया गया। इसलिए मैंने कहा, और उसको पब्लिसाइज किया गया। टीका तो बहुत लोगों को, इतने लोगों को लगा है, उन्होंने भी लगवाया, अच्छी बात है। अगर उनको लगता है कि टीके से वो बचेंगे तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति ये भी ठीक नहीं है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री जी अब मन की बात कल भी उन्होंने करी, मन की बात में कोई काम की बात तो लगती नहीं अब लोगों को। पहले लोग बड़े चाव से सुनते थे कि जी प्रधानमंत्री पता नहीं क्या बोलेंगे और क्या उससे होगा। अब धीरे 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 वो मोहभंग जो है प्रधानमंत्री जी के विचारों से भी, उनकी कार्यशैली से भी और उनकी सरकार से भी लोगों का हो गया है। और उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो दिल्ली के चारों तरफ जो बैठे लोग हैं वो इस बात का सबूत है। हम तो यही कहेंगे कि जितनी जल्दी किसानों की बात मान ली जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अपने मन की बात छोड़ करके लोगों के मन की बात उनको सुननी चाहिए और काम की बात करते हुए एक्ट करना चाहिए। तो तीनों कृषि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो, नया एमएसपी का कानून बने, ये हमारे मुख्य एजेंडे में भी रहेगा। और इसके साथ साथ और सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर भविष्य में हमारे साथी रणनीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आपके बीच में और आएंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद। क्योंकि मैं संक्षेप में इसीलिए बोला कि आपके सवालों के रूप में भी बहुत सी चीज़ें, अभी आपने कहा कि जैसे चुनावी राज्यों में जाएंगे, तो क्या वहाँ जाने के बाद जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, क्या किसी साथ वो गठबंधन करके प्रचार करेंगे या केवल जो सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो सारे साथी जो बुला रहे हैं वहाँ की जो हमारे जानकार हैं, और बहुत से लोग, कल रात को भी 11-12 बजे तक राजस्थान के साथी बैठे थे हमारे साथ, और उनका लंबा चौड़ा तजुर्बा भी है, अनुभव भी है। और जैसे मैंने कहा कि कई बार कोई स्पार्क चाहिए होता है, तो लोगों को ये लगता है कि एक स्पार्क हमें मिला है और इसके माध्यम से जो है कुछ हम मिल करके कलेक्टिवली कर सकते हैं, सामूहिक रूप से कर सकते हैं। तो वो वहाँ जा कर के ही
और बेहतर तरीके से पता चलेगा। लेकिन जो हमारा योगदान है वो यही है कि हम इस देश को बचाने के लिए जो आज सत्ता और विपक्ष मिलकर के राजनीति कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार के माध्यम से, चाहे वो ध्रुवीकरण की राजनीति करके, वो सारी बातें लोगों के बीच में रखेंगे और फैसला तो आखिर में, क्योंकि 130 करोड़ लोगों की भावना के अनुरूप ये बनाया है, चंद महापूंजीपतियों के इशारे पर, या जो लोग केवल और केवल राजनीति में कुछ परिवारों का कब्जा चाहते हैं, ये उससे अलग एक जनसाधारण का मोर्चा है। और हमें यकीन है कि ये आने वाले समय में ये फर्स्ट फ्रंट ऑफ इंडिया बनेगा। दुनिया तो थर्ड फ्रंट की बात करती है, अभी कुछ नहीं, ये लोगों का मोर्चा है, लोगों ने तय करना है। इसको हम फ्री फ्लो बनाएंगे, उसका क्या प्रारूप होगा, कैसे होगा, वो सारे साथियों से, क्योंकि अब हम ऊपर से थोप दें, हमारा जो अनुभव है वो देश के काम आए, लोगों के काम आए, ये हमारी कोशिश होगी। और पूरे देश के अंदर हमारा नेटवर्क है, और नेटवर्क जैसे ही ये शुरू हुआ उसके बाद बहुत से लोग अपने आप भी संपर्क में आने लग गए। हमने भी उस दिन 20-25 जगह इसकी लॉन्चिंग करी, क्योंकि कोरोना काल में इससे ज़्यादा एक जगह इकट्ठा करना संभव नहीं था। और इसलिए जो है दिल्ली से लेकर के अनेक शहरों में, महाराष्ट्र में बहुत शहरों में होना था, लेकिन वहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, तो कई जगह नहीं हुआ। तो मूवमेंट के बाद वो पता चलेगा कि किस तरीके से हम इसको आगे की पूरी शेप दे सकते हैं। बहुत अच्छा है जी, बट इतिहास बताता है कि जितनी भी पार्टियां नहीं बनती हैं उनका अस्तित्व खत्म हुआ है या कहीं मर्ज हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस बात को? देखिए, राजनीति में कोई फॉर्मूला सेट और सटीक नहीं होता है कि भाई ये वो फेल हुए तो हम जरूर फेल होंगे, कोई और पास हुआ तो हम जरूर पास होंगे। उदाहरण तो बहुत हैं। ताऊ देवीलाल जी, जिनकी आत्मा आज रोती है, वो इसलिए रोती है कि आप देख ही रहे हो, लोग सत्ता के चक्कर में कुर्सियों पे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने भी जब कांग्रेस छोड़ी थी तो कभी किसी ने सोचा थोड़ा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ऐसे ही जो है चंद्रशेखर, वीपी सिंह, ये तो कांग्रेस ही छोड़ करके जाने वाले लोग हैं। और वैसे बहुत उदाहरण है, अगर कभी बीजेपी ये सोचती तो आज सत्ता में बैठी ही नहीं होती। तो ये तो आप किस तरह के मुद्दे लेते हो, कितनी आपकी लोगों को इन्वॉल्व करने की क्षमता है, कितना उनका आपके ऊपर विश्वास जमता है, इन चीज़ों के ऊपर आधारित है। अभी भी ममता बनर्जी कहाँ से गई थी? यहीं से गई थी। शरद पवार यहीं से निकले, जगन यहीं से निकला, चंद्रबाबू नायडू यहीं से निकले, आपका टीआरएस यहीं से निकला। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं अलग अलग राज्यों में। तो और हरियाणा में भी उसका वो है, बंसी लाल जी ने एक बार तो सरकार बनाई थी। तो आपके कर्म कैसे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हम इतना कह सकते हैं कि लोगों को ना तो हमने कभी चीट किया है और ना कभी चीट करने की हमारा इरादा है भविष्य में भी। तो पूरी मजबूती के साथ हम अपनी बात रखेंगे और एक नया विकल्प पूरे देश के सामने इस मोर्चे के माध्यम से आएगा। आइडियोलॉजी क्या रहेगी? विजन एंड आइडियोलॉजी? विजन आइडियोलॉजी यही है कि अपना देश आगे बढ़े, महान देश ये जो है शक्तिशाली हो, सबको साथ लेकर के हम चले। ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत वो है, बहुवाद की हम बात करें कि सब एक साथ एग्जिस्ट करें। जाति व्यवस्था जिस तरीके से आज इतने साल बाद भी देश आज़ाद होने के बाद हम देखते हैं, तो तमाम मुद्दों के ऊपर और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करेंगे। देश का जो नौजवान है, आज 65% देश में युवाओं की आबादी है, उसके पोटेंशियल को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है कि उसको हम कैसे दिशा दें। और धीरे धीरे जो हमारा जनसंख्या का एक जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, युवा आबादी थी, उसका जो महत्व था वो सरकारों ने धीरे धीरे खोने का काम किया है। तो एक बहुत बड़ा अवसर है इस देश के सामने। और जब कोई भी देश ने तब तरक्की सबसे ज़्यादा करी है जब उसके पास सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी हो। लेकिन आज हमारा युवा देख लीजिए क्या है। अभी रोज़ हम देखते हैं, आज भी अलीगढ़ की एक रिपोर्ट आ रही थी, लड़की को खेत में डाल दिया मार करके। पहले उन्नाव और तमाम दूसरे शहरों में, हरियाणा भी कोई उससे अछूता नहीं है। चोरी डकैती, युवाओं की जो शक्ति थी वो दूसरी तरफ लग रही है। अभी गोवाना के अंदर जो है
एक ज्वेलर की दुकान में वो हो गया। तो इन साथियों को अगर सही अवसर और सही दिशा मिले तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपना घर परिवार अपने आप को सही रास्ते पर चलाना चाहता है, बावजूद इसके कि ये जो सारे हालात हैं, जो क्राइम है, ये करने के। तो अवसर देंगे ये तो अभी संक्षेप से मैं बता रहा हूँ। हमने उस दिन एक प्रेजेंटेशन भी दी थी कि हमारा कैसा भारत होगा, उसमें पूरा दिखाया था कि बीजेपी का भारत कैसा है। वो अलग अलग, किसी को खालिस्तानी बोलते हैं, किसी को अलगाववादी बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। जब भी कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो हमारा भारत तो एक और अखंड भारत है, जो सबकी शक्ति का, सामर्थ्य का उपयोग करते हुए इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। डॉक्टर साहब, आपने विधानसभा चुनाव में जेजेपी को सपोर्ट किया था, दुष्यंत चौटाला को काफी सपोर्ट किया था, तो अब इस किसान आंदोलन में उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमने तो बहुत लोगों को सपोर्ट किया था, क्योंकि जिनको हमने बनाया, सींचा, 5 साल 8 महीने हमने वो की, वो जब हमारे ही साथियों की बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने जब टिकटें काट दी, आज भी आप देख रहे हैं, मैं जो बोलता था 1.5 साल पहले, 5 साल पहले, अंदर तो मैं बहुत चीज़ें बोलता था, लेकिन 1.5 साल पहले मैंने बोला हुआ था कि गुलाम नबी जैसे लोग जो है, ये जो G23 है, ये गद्दार 23 है, गद्दार, और ये कांग्रेस को ख़त्म करेंगे। ये जो भारत बीजेपी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसको साकार करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए ये लोग, इनके इशारे पर वही गुलाम नबी, मोदी जी उनके लिए रोते हैं, वो मोदी जी के लिए रोता है, उनको कश्मीर में अच्छा बताता है। कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकता है अगला वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हो, क्योंकि ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है उनको। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसी बी टीम तैयार कर दी है, अपना गिरोह बिठा दिया है, जो अंदर से उनको खत्म करने में लगा और खत्म करेगा। और इसीलिए ऐसे मोर्चे का जो सार्थकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसमें सच्चे, ईमानदार, मेहनती, वफादार लोग जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिनका अनुभव भी है और जिनकी इच्छा भी है, और जो इन चीज़ों में साठ-गांठ की राजनीति में विश्वास नहीं करते, उन सब का हम इसमें स्वागत करें। कल भी वहाँ जम्मू कश्मीर में लोग इकट्ठे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से अलग होकर पगड़ी रखी थी उन्होंने। पगड़ी तो बदली, ये तो अभी जो मैं कहता था, देखो लीडरशिप को उस समय जो चीज़ें थी समझ में नहीं आई। अगर वो उस समय उनको समझ में आ जाती, अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप फैमिली में 5 मेंबर हो, आपके घर में 5 गुंडे आ जाते हैं अंदर, वफादार आदमी आपने पहले निकाल दिए, तो अब तो आप गुंडों के उसमें फंस गए ना। तो वो पुराने टाइम में कहते थे ना, रजिया फंस गई गुंडों में। रजिया सुल्तान की हत्या भी कैथल में करी थी। तो ये जो सरगना गिरोह है, इसके लोग यही है, और ये जो है कांग्रेस को ख़त्म करके मानेंगे, मैं तो इतना ही कहूँगा। और पगड़ी तो कहीं उनकी गुलाबी होती थी, अब वो वहाँ जा कर के कोई और रंग हो गया, परसों कोई रंग हो जाएगा। तो रंग बिरंगे गिरगिट घूम रहे हैं। कांग्रेस में रजिया किसको मानते हैं आप? देखो, मैंने तो आप पुरानी कहावत कही है जी, वो आपको पता होगा, आपको समझ में आएगी, पत्रकार तो ज़्यादा खबर जानते हैं मेरे से। लेकिन अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है और हालात ऐसे हैं कि वो बियॉन्ड कंट्रोल है, वो किसी के कंट्रोल में आएंगे नहीं। क्योंकि जब हमारे जैसे लोग वफादार थे घर के अंदर, मैंने इसलिए कहा वफादारों को तो बाहर कर दिया, तो अब बचाएगा कौन अंदर? खुद लड़ने की इतनी क्षमता बची नहीं है। तो अब तो ये नेचुरल डेथ कांग्रेस की होनी है, वो ये लोग सब मिल करके करेंगे। कुछ वैसे लोगों में इतने साल का जो मामला है, बहुत बड़ा बैगेज कांग्रेस के साथ। डॉक्टर साहब, भाजपा के मंत्री किसान आंदोलन को विपक्ष की या राजनीतिक पार्टियों का एक षड्यंत्र बता रहे हैं, कल भी बयान दिया। देखिए, षड्यंत्र तो ये लोग करते हैं, लेकिन मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये विपक्ष के बस की तो कुछ बात ही नहीं, जनसाधारण उठा हुआ है। अगर विपक्ष बैठी होती तो अभी तक तो उनको जेल में डालते और आंदोलन खत्म हो जाता। विपक्ष कहाँ है? ये है विश्वास प्रस्ताव और ये सब, ये दोनों की मिली भगत है। और जिस दिन जितनी जल्दी ये देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को समझ में आ जाएगा, ये नूरा कुश्ती चलती है केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए कि देखो हम एक दूसरे के खिलाफ है। खिलाफ कुछ नहीं है। अरे खिलाफ होते तो 7 साल हो गए, जेल में ना जाते 50 लोग, क्यों नहीं गए आज तक जेल में लोग? अब लोगों को गुमराह करेंगे, उसके बाद जो है फिर ऐसे ही चलेगा मामला।
तो ये सब समझ चुके हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब से ये पिछले 90-95 दिन में लोग बॉर्डर पे बैठे हैं और बारीकी से लोग समझ में आ गए। लोग ये कहते हैं भाई ये सोनीपत रोहतक पार्लियामेंट से जो उम्मीदवार थे अगर वो जोर लगाते तो 5-10 लाख लोग होते वहां पर। यहां से सिरसा के लोगों को जाने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो लोगों को ही जाने की जरूरत नहीं थी वहां पर। राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर उनको रोकना चाहिए था। राज्यसभा में 7 साल ये जो कानून पास करवाए, वहां पर विपक्ष का नेता कौन था? गुलाम नबी आजाद। वही तो पास करवाता था। मोदी इसलिए तो रोए, ओहो मेरा अब क्या होगा, ये कानून कौन पास करवाएगा। अभी तक तो ये पास करवाता था, 20 को बाहर भेज देता था, 10 को अंदर बुला लेता था, किसी को कोरोना के बहाने। जितने कानून पास हुए, किसान, मजदूर, गरीब विरोधी, नौजवान के विरोधी, इस देश में पूंजीपतियों के पक्ष में, उनको पास करवाने वाले यही लोग हैं जो अभी जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हो रहे हैं। ये हरियाणा की विधानसभाओं में भी पाए जाते हैं ऐसे प्राणी, ये राज्यसभा में भी पाए जाते हैं, ये लोकसभा में भी पाए जाते हैं, ये दूसरे प्रदेशों में भी, गुजरात हो और जो है बीजेपी के साठ गांठ करके। और इसीलिए ये सब कुछ देख रखा है मैंने, इसीलिए मैंने मन बनाया कि इससे मजबूती से लड़ेंगे और देश को इनके साथ जो है मजबूती से खड़ा कर करके हम चुनौती को फेस करेंगे। सच किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला। हल सरकार निकालना ही नहीं चाहती है, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों से लाखों करोड़ रुपए की डील हो रखी है। इसलिए किसानों को ही तय करना है कि इसको कैसे वो करेंगे। जितना दबाव बनाएंगे उतना मैं समझता हूँ कि सरकार को तो झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं झुकेगी। ये सरकार ऐसी है, ये 100 प्याज भी खाएगी, 100 जूते भी खाएगी। डॉक्टर साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ईडी ने आरोप तय किए हैं। कुछ नहीं, वो सब यही नूरा कुश्ती का है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि ये लोग मिले हुए हैं, इसलिए बार बार वो दिखाने के लिए चल रहा है। वो सब क्लोज केस है, कुछ नहीं होगा उसमें। और इसके बड़े बड़े राज और जो गहराई है, वो समय के हिसाब से मैं एक एक दर पर दर खोलता जाऊंगा। अभी उसका समय नहीं, अभी तो मोर्चे को बनाने का समय है। कब तक शुरू करेंगे कोरोना ये? नहीं, जब जरूरत होगी। ब्रह्मास्त्र शुरू में थोड़ा उठाया जाता है। जब अपने को वज्रास्त्र से, किसी और दूसरे से, जब उनसे काम चल रहा है, ब्रह्मास्त्र तो लास्ट में आएगा। मटेरियल है आपके पास का? मटेरियल मेरे पास इतना है कि मैं जो है तबाही मचाऊंगा पूरे देश के अंदर। इतने बड़े बड़े राज खोलूंगा। और अशोक तंवर के अलावा और जनता, साधारण जनता की तो देखो आप लोग सुनते नहीं हो, ये भी बोलते हैं ये चीज। और मेरे अलावा कोई वो बात बोल ही नहीं सकता बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ। वो इसलिए नहीं बोल सकता, या तो सिस्टम नहीं देखा हुआ किसी ने, या फिर उनसे मिले हुए हैं। कोई कांग्रेस से डरता है तो कोई बीजेपी से डरता है। एक ही आदमी है जो पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगा। और इसीलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस से ये सिस्टम अलग करवाया और कहा कि भाई देश बचाओ, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। देश बचाने की लड़ाई में मैं आप जैसे बुद्धिजीवियों का, अच्छे साथियों का, इस हरियाणा की युवा शक्ति का और देश के सभी 130 करोड़ लोगों का समर्थन मांगता हूं। और मुझे विश्वास है कि वो मिलेगा। जैसे हालात हरियाणा में बन गए, अब आप देख ही रहे हो, यहाँ पर एक मंत्री आते हैं, शिक्षा मंत्री, और वो जाकर के ठेके में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुद ही अपने ऊपर इमरजेंसी लगा रखी है। ऐसे हालात कभी हुए थे क्या? मुझे लगता नहीं कि इमरजेंसी में भी कभी ऐसे हुए होंगे। इमरजेंसी उस समय लोग कहते हैं ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, लेकिन अब तो हरियाणा में देखो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी जेजेपी को जनता मारेगी, कांग्रेस ही मारेंगे अपने आप को, और बाकी को छोड़ोगे आप नहीं। तंवर साहब, राहुल गांधी आपके सहपाठी रहे थे? सहपाठी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक थे, बहुत क्लोज। बिल्कुल। तो अब क्या उनके साथ बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जब समय होता है ना तभी होता है। वो समय पर जब उन्होंने साथ ही नहीं दिया, और ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रूवन भ्रष्टाचारी हैं, उस समय इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी चार्जशीट दी थी उनके खिलाफ, आज तक कोई कार्रवाई हुई? उनको पता है कि ये लोग बीजेपी को जिताने में सहायक है, कांग्रेस को कमजोर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन लाखों, हजारों लाखों करोड़ रुपए इनके पास है, तो पता नहीं क्या मामला था जिसकी वजह से उस समय उन्होंने नहीं वो किया। और अब वो स्टेज भी चली गई है। अब वो स्टेज चली गई कि ये पार्टी बचेगी और कुछ इसकी तरक्की हो सकती है। लोगों के मन से उतर गई, क्योंकि जहां
मैंने बोला कि जहाँ वफादारी, ईमानदारी और मेहनत की कदर नहीं होती, उस पार्टी का, उस व्यक्ति का, उस संस्था का और उस देश का कोई भविष्य हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, हरियाणा में 2 चुनाव आ रहे हैं, इलाहाबाद और कालका, तो अपना मोर्चा की क्या किरदार आप देख रहे हो? चुनाव मैं सभी साथियों से बात करेंगे, और ये तो एक तो अपने संसदीय क्षेत्र में ही है, और दूसरा भी जो है कोई ज़्यादा वो नहीं है। हमने सब जगह पूरे हरियाणा में काम किया है, तो साथियों की सलाह उसमें लेंगे। लेकिन मोटे तौर पे यही है कि अब बहुत दूसरे लोगों की मदद करके देख लिया हमने, तो मदद करी इसलिए थी कि बीजेपी कांग्रेस का विकल्प तैयार होगा, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि वो सब लोग भी फिर वैसा ही मामला है। अब ऐसी भी सत्ता की क्या कसक और क्या वो कि आप कुर्सी छोड़ो ही ना। अब यहाँ रोज किसान मांग रहे हैं, आज भी बिजली मंत्री का वो जो है घेराव करने गए हैं। मेरे जैसा आदमी होता यूँ कहते ले भाई किसानों, आपको मेरे इस्तीफे से फायदा होता तो लो मैं देता हूँ, तो इतना दे देना चाहिए, क्यों इतना चक्कर में पड़े हुए हैं। वो चाहे बिजली मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हैं, भाई जनता ने ही तो जिताया उनको। ऐसा तो ना कि कोई कहीं और से उनको वो हुआ, जनता ने जिताया है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उन्होंने ही तो दी है ताकत, दे दो वापस, उल्टे फिर करके दे देंगे। और नहीं तो देखो फिर आप आगे आगे और जनता पीछे पीछे। अब यहाँ सांसद विधायक जब अपने कई महीनों से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं घुस पाए हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है। और जब आप अपना पॉपुलर मैंडेट खो चुके हो, तो आपको कोई पदों पर बैठने का अधिकार भी नहीं है। डॉक्टर साहब, दूसरे राज्यों में आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि अच्छे साथियों से, तो क्या हरियाणा में भी इसकी संभावनाएं हैं? हरियाणा में अच्छा कोई साथी होता तो फिर मैं उसी के ना साथ होता, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। जनता साथ है और मामला पूरा खींचेगा और बढ़िया नतीजे रहेंगे। अंतिम सवाल, नया नेतृत्व तैयार होगा 36 बिरादरी में, और वो नेतृत्व जैसे दिल्ली में केजरीवाल में और 50 बुराइयां हो सकती है, लेकिन एक काम उन्होंने कर दिया, वो ये कर दिया कि बीजेपी कांग्रेस में जो 50-50, 100 साल से जो लोग दुकान जमाए बैठे थे ना, उनकी सबकी दुकान बंद कर दी थी। और अब ये दुकान जो है, ये चाहे और जितनी पुरानी पार्टियां हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, अगली दुकान हरियाणा के अंदर वो अपना भारत मोर्चा उनकी बंद कर देगा।